Good evening. Good evening to all of you, and good evening to all honorable members on the stage. तो आज ओजोन डिप्लीशन डे पर हम अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे। अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसके मेन इम्पोर्टेंट कारण है कि अल्टरनेटिव जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते आ रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है। उसके तीन मेन कारण हैं एनवायरनमेंट के लिए वो क्यों डेंजरस है। एक उनमें ओडीपी होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। एक उनमें जीडब्ल्यूपी वैल्यू होती है जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग करती है। और दूसरा जो थर्ड कंट्रीब्यूशन है वो टेवी है। टेवी बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो जीडब्ल्यूपी जब डायरेक्ट एमिशन होता है रेफ्रिजरेंट का, डायरेक्ट एमिशन कैसे होता है? लीकेजेज हो सकते हैं, एंड ऑफ द लाइफ रेफ्रिजरेंट एनवायरनमेंट में हम भेज देंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो वो डायरेक्ट उसका एमिशन हो गया। इनडायरेक्ट एमिशन क्या होता है? जब भी एसी चलता है तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी मतलब पावर कंज्यूम करता है। तो पावर को जनरेट करने के लिए जो भी हमारे पावर प्लांट होते हैं वो भी एमिशन करते हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग एमिशन करते हैं। तो अगर हम जो रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी एफिशिएंसी कम होगी अगर उसकी जो जिस एसी सिस्टम में वो जा रहा है उस एसी सिस्टम की एफिशिएंसी को वो कम करेगा तो पावर ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा चाहिए होगा और इसकी वजह से ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। अगर हम हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें तो 1930 से पहले तक हम अमोनिया, SO2 और CO2 की बात करते थे, उसको हम यूज करते थे। ये इनमें प्रॉब्लम ये थी कि ये डेंजरस गैसेस थी, टॉक्सिक गैसेस थी, तो कुछ एक्सीडेंट्स होने लगे। उसके बाद 1930 में पहली बार जो आज के करंट रेफ्रिजरेंट है फ्रियोन रेफ्रिजरेंट, उनका आविष्कार हुआ। तो फ्रियोन रेफ्रिजरेंट को हम 1930 से लेकर के 1990 के दशक तक हमने फ्रियोन रेफ्रिजरेंट को यूज किया। फ्रियोन रेफ्रिजरेंट को यूज करने का मेन कारण था कि वो बहुत ही एसी सिस्टम के लिए बहुत ड्यूरेबल रेफ्रिजरेंट थे। 1970 के आसपास ये पब्लिकेशन आया कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है फ्रियोन गैसेस की वजह से। तो 1986-87 में एक मॉनिटर प्रोटोकॉल का गठन हुआ। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें गठन हुआ और डिसाइड किया गया कि हमको इन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस फ्रियोन गैसेस को हमें कम करना होगा और हमें सिस्टम से हटाना होगा। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया जो कि एक अलग ही एनवायरनमेंट ट्रीटी थी जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती थी। अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो आज के जो रेफ्रिजरेंट हैं HCFC और HFC, उनमें ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि हमें HCFC और HFC को भी हटाना पड़ेगा। तो 2010 के बाद 2016 में एक किगाली अमेंडमेंट हुआ। तो मॉनिटर प्रोटोकॉल जो केवल ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के बारे में बात करता था, उसने अब क्योटो प्रोटोकॉल के साथ मिलकर के एक किगाली अमेंडमेंट किया। बेसिकली एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करने की कोशिश किया गया और जिसके तहत HFC रेफ्रिजरेंट को सिस्टम से हटाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी आगे के जो भी हम रेफ्रिजरेंट और जो भी सिस्टम यूज करेंगे उनकी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। आज स्टेटस क्या है हमारे फ्रियोन रेफ्रिजरेंट का? CFC जो कि हाई ODP थे, जिनकी GWP भी हाई थी, वो सब फेज आउट हो चुके हैं। उसके बाद HCFC आए। HCFC की ODP बहुत कम थी लेकिन फिर भी वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस थे, तो उनको मॉनिटर प्रोटोकॉल के तहत हटाना था। लेकिन HCFC में प्रॉब्लम ये भी थी कि उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो अभी जो हमारा इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहा है HPMP, जिसमें HCFC को हमें फेज आउट करना है, जो कि 2013 से शुरू हुआ है और 2030 तक हमको HCFC को फेज आउट करना है। फिर उसके बाद HFC, आज के डेट में हम HFC यूज कर रहे हैं। जब HCFC फेज आउट होगा तो HFC यूज कर रहे हैं।
जैसे कि अभी सर ने भी दिखाया था कि R32 डाइकिन बहुत यूज कर रहा है, जो कि एक HFC रेफ्रिजरेंट है। HFC रेफ्रिजरेंट के साथ कोई बहुत अच्छी बात है कि उनका ODP तो जीरो होता है, लेकिन फिर भी उनमें GWP वैल्यू होता है। अलग अलग HFC रेफ्रिजरेंट में कम से ज़्यादा तक GWP वैल्यू होता है। तो हमें अब HFC को भी फेज आउट करना है, फेज डाउन करना है। तो HFC का फेज डाउन चालू होगा 2028 में और ख़त्म होगा 2047 में। अब इंडिया में कूलिंग की ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है। उसका कारण ये है कि इंडिया में अभी ग्लोबली आईकेप ने इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान इंडिया का पूरा एक कूलिंग एक्शन प्लान बना था 2019 में। उसने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा पर कैपिटा कूलिंग एनर्जी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, जो कि बाकी जो हमारे इक्विवेलेंट कंट्री है, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, इन सब से भी काफ़ी कम है। तो हमारे में पोटेंशियल बहुत है कूलिंग को आगे बढ़ाने का। तो इंडिया में कूलिंग बहुत तेज़ी से आगे, डिमांड इसकी बहुत इंक्रीज होगी। तो आईकेप ने ये आइडेंटिफाई किया इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान ने कि 2037-38 तक हमारी जो कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो लगभग 8 गुना हो जाएगी 2017-18 के बेस लाइन से। तो जब रेफ्रिजरेंट की डिमांड भी बढ़ेगी, जब कूलिंग बढ़ेगी, डूलिंग डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा रेफ्रिजरेंट की। अब जब रेफ्रिजरेंट की डिमांड बढ़ेगी तो अगर रेफ्रिजरेंट का GWP पोटेंशियल हाई है, वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज हैं, तो वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब करेंगे। जितनी डिमांड होगी, जितना ज़्यादा उनका कंजम्पशन होगा, उतना ही ज़्यादा वो एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। इसलिए हमें उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अब आईकेप ने रिकमेंड ये किया है कि हमें रेफ्रिजरेंट डिमांड को हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसको हमें कुछ कम करना पड़ेगा। तो 2 सिनारियो बनाए, रेफरेंस सिनारियो और इंटरवेंशन सिनारियो। जब बहुत सारे इंटरवेंशन किए जाएंगे, इंटरवेंशन हर तरीके से किए जाएंगे, कूलिंग की डिमांड को कम किया जाएगा, सिस्टम को एफिशिएंट किया जाएगा, रेफ्रिजरेंट की सर्विसिंग प्रैक्टिसेस को एफिशिएंट किया जाएगा ताकि उनका लीकेजेस कम हो। रेफ्रिजरेंट के एंड ऑफ लाइफ का जो हमारा वेस्टेज है उसको कम किया जाएगा, रेफ्रिजरेंट को रिकवर किया जाएगा एंड ऑफ द लाइफ में, बजाय उसको एमिट करने के एनवायरनमेंट के। तो अब हमने देखा कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कूलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और उसका एमिशन हमको कम करना है, और उसके एमिशन कम करना है और साथ में उसकी जो एमिशन वैल्यू है, GWP वैल्यू, वो भी कम हो। तो जब रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट जो हमें सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे? उसके ये 5-6 मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एनवायरनमेंट, उसका 0 ODP होना चाहिए, GWP उसका बहुत कम होना चाहिए, और उसकी एटमॉस्फेरिक लाइफ भी कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो एनवायरनमेंट में रहेगा उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को हानि करेगा। दूसरी बात, कॉस्ट अवेलेबिलिटी उसकी, फिर परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, उसकी ऑयल से मिसिबिलिटी होनी चाहिए। तो जब उसकी ऑयल से मिसिबिलिटी होगी तो जब भी हमारे सिस्टम में कंप्रेसर में लुब्रिकेंट ऑयल होता है तो वो रेफ्रिजरेंट के साथ सिस्टम में चला जाता है। अगर उसकी मिसिबिलिटी अच्छी होगी तो वो रेफ्रिजरेंट के साथ वापस कंप्रेसर में आ जाएगा, अदरवाइज वो वापस कंप्रेसर में नहीं आएगा, सिस्टम में ही रहेगा। तो फिर सिस्टम में एक्यूमुलेट होकर के उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को ख़राब करेगा, उसमें और प्रॉब्लम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपेटिबिलिटी, उसकी थर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एग्जिस्टिंग हमारे सिस्टम से उनसे कंपेटिबल होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी, जो कि सर्विस टेक्नीशियंस के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमेबिलिटी और टॉक्सिसिटी, तो उसकी कम फ्लेमेबिलिटी हो और कम टॉक्सिसिटी हो। अब फ्लेमेबिलिटी और टॉक्सिसिटी को एशरे ने कुछ क्लासीफाई किया हुआ है। ये कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे फ्लेमेबिलिटी को 1, 2, 2L, 3, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसकी फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे टॉक्सिसिटी A और B हायर टॉक्सिसिटी है और A लोअर टॉक्सिसिटी है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन इसमें हैं जो आज हम करंट रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमोनिया काफ़ी यूज होता है जो कि टॉक्सिक है, और
जो हाइड्रोकार्बन्स जो आजकल हम यूज करने वाले हैं एज ए अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट, उसकी फ्लेमेबिलिटी बहुत हाई है। अब किगाली अमेंडमेंट के बाद जब HFC फेज आउट का प्रोग्राम शुरू होगा, अभी HCFC चल रहा है, उसके बाद HFC का प्रोग्राम शुरू होगा फेज आउट का, फेज डाउन का, तो हमारे पास अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स क्या हैं? अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट, बेस्ट अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट नेचुरल रेफ्रिजरेंट है। नेचुरल रेफ्रिजरेंट अमोनिया, CO2, हाइड्रोकार्बन्स, ये हैं। हाइड्रोकार्बन्स में प्रोपेन R290 और आइसोब्यूटेन R600। इनका फ़ायदा क्या है? इनमें ODP होता नहीं है, 0 ODP होता है, और इनकी GWP वैल्यू लगभग 0 या बहुत कम होती है। तो इनमें कोई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं होता है, क्लाइमेट को हानि नहीं पहुंचाते हैं अगर एनवायरनमेंट में लीक भी हो जाए तो। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फ्लेमेबल होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं और अमोनिया टॉक्सिक होते हैं। और ये बहुत अवेलेबिलिटी है इनकी, इंडिया और बाकी बहुत कंट्रीज़ में अवेलेबिलिटी है। दूसरा अल्टरनेटिव आता है HFO। HFO एक HFO पेटेंटेड गैस है जो मेनली अमेरिकन कंपनीज बना रही हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये इनमें भी ODP 0 है और इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत कम है। अभी डाइकिन में भी बताया कि डाइकिन भी एक जिसमें अवार्ड मिला है वो HFO प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस HFO के बाद HFO एक सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल कंपोनेंट है। HFO के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि HFC और HFO के ब्लेंड्स बनाए जाएं। HFC और HFO के ब्लेंड भी पर बहुत काम चल रहा है, बहुत अंडर डेवलपमेंट है, बहुत रिसर्च हो रही है। इसका भी फ़ायदा ये है कि इसमें ODP है नहीं, लो GWP है। प्रॉब्लम इसमें भी यही है कि पेटेंट के कारण इनकी हाई कॉस्ट है और इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। लो GWP सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सिंगल कंपोनेंट नहीं होंगे तो हमें 2-3 रेफ्रिजरेंट से मिला करके ब्लेंड बना करके एक रेफ्रिजरेंट बनाना पड़ेगा। तो लो GWP सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट की अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है। नेचुरल रेफ्रिजरेंट जो हैं वो सिंगल कंपोनेंट होते हैं, 290, 600, CO2, अमोनिया, प्रोपेन एंड आइसोब्यूटेन, ये सब सिंगल कंपोनेंट होते हैं। अब फ्लोरोकार्बन की बात की जाए तो हाई प्रेशर में अवेलेबिलिटी केवल HFC 32 की है। HFC 32 भी HFC फेज डाउन में आगे चला जाएगा। मीडियम प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कुछ अवेलेबिलिटी है HFO की, और लो प्रेशर में भी कुछ अवेलेबिलिटी है, बट ओवरऑल सिंगल कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी और रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। तो इंडस्ट्री के लिए चैलेंज क्या है? इंडस्ट्री के लिए चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि अवेलेबिलिटी का, सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट अवेलेबल नहीं है। अगर सिंगल रेफ्रिजरेंट अवेलेबल हैं तो उनकी फ्लेमेबिलिटी, उनके प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सिंगल कंपोनेंट नहीं होगा तो दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके हमें ब्लेंड बनाना पड़ेगा। ब्लेंड के साथ क्या प्रॉब्लम है? ब्लेंड के साथ प्रॉब्लम होता है टेम्परेचर ग्लाइड का। टेम्परेचर ग्लाइड क्या होता है कि जब भी हमारा रेफ्रिजरेंट फेज चेंज करता है, इवोपरेटर में फेज चेंज करेगा, कंडेंसर में फेज चेंज करेगा, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, तो एक सिंगल टेम्परेचर पर फेज चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है। जब भी वो बॉयल होगा तो एक रेफ्रिजरेंट पहले बॉयल हो जाएगा, दूसरा रेफ्रिजरेंट बाद में बॉयल होगा, तो वो सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, उसमें कुछ डिफरेंस होता है 4-5 फ़ारेनहाइट का, तो उसको हम टेम्परेचर ग्लाइड बोलते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है। अभी इंडस्ट्री काफ़ी रिसर्च कर रही है टू फाइंड आउट द बेस्ट डेवलप सेफ लो GWP ब्लेंड्स एंड HFO सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट, इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही। दूसरा प्रॉब्लम है सेफ्टी का। अगेन मोस्ट ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट्स आर हाईली फ्लेमेबल और माइल्डली फ्लेमेबल, सो दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लियरिटी ऑन सेफ्टी इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को सेफ्टी इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत आइडिया है, लेकिन जब सर्विस इंडस्ट्री की बात आती है तो वहाँ पर अभी क्लियरिटी सर्विस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की थोड़ी कम है। अब ब्लेंड्स के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, HFC और HFO ब्लेंड की। बहुत सारे सेवरल HFO और HFC ब्लेंड्स के बारे को टेस्ट किया गया है और उनको
कुछ रिप्लेसमेंट के लिए आइडेंटिफाई इंडस्ट्री ने किया है। जो आप देखेंगे पहले 4 जो रेफ्रिजरेंट हैं उनमें प्रॉब्लम ये हुई है कि वो A2L हैं, मतलब उसमें फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद फ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है। फिर दूसरी बात देखेंगे कि टेम्परेचर ग्लाइड, ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट में टेम्परेचर ग्लाइड है, केवल नीचे के 2-3 रेफ्रिजरेंट हैं जहाँ टेम्परेचर ग्लाइड बहुत कम है, ठीक है। तो दूसरा HCFC 22 जिसको हम आज बहुत ज़्यादा वाइडली यूज करते हैं, उसका कोई भी ऐसा डायरेक्ट अल्टरनेटिव ब्लेंड नहीं है आया है जिसमें कि फ्लेमेबिलिटी भी कम हो और टेम्परेचर ग्लाइड भी कम हो। दे अल्टरनेट अवेलेबल हैं 410 के हाई प्रेशर के, उसके बाद मीडियम प्रेशर 404A के अल्टरनेटिव हैं, 143 के अल्टरनेटिव हैं, और फिर लो प्रेशर जो कि सेंट्रीफ्यूगल में ज़्यादा यूज होता है चिलर्स में, R123 उसका भी एक अवेलेबल है जिसकी फ्लेमेबिलिटी भी कम है, R514A, और जिसमें टेम्परेचर ग्लाइड भी कम 0 है। अब जो हम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आज यूज कर रहे हैं उनके पोटेंशियल लो GWP रेफ्रिजरेंट्स क्या क्या हैं अवेलेबल अभी। रूम AC में हम ये जो देख रहे हैं HFC 32 और R290, ये सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट है, और जो नीचे के रेफ्रिजरेंट है वो ब्लेंड्स हैं। जी सर। और जो डक्टेड AC हैं उसमें भी ये ऊपर के रेफ्रिजरेंट सिंगल कंपोनेंट है और नीचे के हम देखेंगे वो ब्लेंड्स हैं, ठीक है। स्क्रॉल चिलर भी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट चाहिए तो उसका अल्टरनेटिव R452 है। स्क्रॉल कंप्रेसर जो कि मीडियम है उसका अल्टरनेटिव मीडियम प्रेशर है, उसका अल्टरनेटिव R513A है। और जो लो प्रेशर चिलर्स है सेंट्रीफ्यूगल, उसका R514 और R450 है। मैक एयर कंडीशनिंग जो कि मोबाइल एयर कंडीशनिंग है, कार एयर कंडीशनिंग, उसमें R134A यूज होता है जिसका सिंगल कंपोनेंट सॉल्यूशन जो सब्सटेंस से जो रिप्लेसमेंट है वो HFO 1234 है, और ब्लैंक्स में R513 है। अब कोल्ड चेन इज़ अनदर थिंग कि अब एयर कंडीशनिंग की बात हो गई। एयर कंडीशनिंग में क्या क्या अल्टरनेटिव है, सारा रेफ्रिजरेशन सेक्टर डोमेस्टिक से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से कोल्ड चेन में आ जाएगा, ठीक है। अब कोल्ड चेन में क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट हैं। जो स्टैंड अलोन रेफ्रिजरेंट है, जो छोटी स्टैंड अलोन जो सिस्टम्स हैं जिसमें कैपेसिटी कम होती है, उनमें उन कम कैपेसिटी में आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, R290 ये अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट है, लेकिन उनकी फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा है। और उसके बाद जो ब्लेंड्स है और HFO है वो फ्यूचर के पोटेंशियल सॉल्यूशन है। डिस्प्ले कैबिनेट का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें R448, R449 ये अल्टरनेटिव हैं। सुपरमार्केट का बेस्ट जो आज अमोनिया है, प्रॉब्लम यही है अमोनिया टॉक्सिक है, और फिर अमोनिया CO2 के कैस्केड सिस्टम्स भी हैं। आइस मेकिंग में भी अगेन लार्जर प्लांट में लार्जर कैपेसिटी में अमोनिया है, अमोनिया इज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। कोल्ड स्टोरेज तो बल्क कोल्ड स्टोरेज में और हब कोल्ड स्टोरेज में जहाँ लार्जर कैपेसिटी है, जो शहर से दूर हैं, जहाँ टॉक्सिसिटी का इशू तक कम होता है, वहाँ पर अमोनिया है। और जो शहर के अंदर जो हब्स हैं कोल्ड स्टोरेज हब, उसका पोटेंशियल अल्टरनेट है R448। स्मॉल वैन्स और ट्रक्स इनके भी जो सॉल्यूशन है वो HFO और HFO ब्लेंड्स हैं। अगर हम समराइज करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले क्या होता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता था, और पोस्ट किगाली अमेंडमेंट क्या क्या रेफ्रिजरेंट होंगे। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अभी प्रोपेन और आइसोब्यूटेन यूज हो रहा है, R134A यूज हो रहा है, जिसका पोस्ट किगाली सॉल्यूशन प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और R513 है। इस तरह से मोबाइल एयर कंडीशनिंग, लो प्रेशर चिलर, इन सब के अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम यही है कि ये ज़्यादातर अल्टरनेटिव फ्लेमेबल हैं या फिर टॉक्सिक हैं। अब सर्विस टेक्नीशियंस के साथ क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज तो सेफ्टी है। मोस्ट ऑफ द फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स हैं, इसका
इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि हमें रिगरस ट्रेनिंग ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। आज की डेट में सर्विस टेक्नीशियंस के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं जो कि सब सेफ्टी को एड्रेस करते हैं, बट देयर शुड बी ए स्पेशल सेफ्टी प्रोग्राम, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर रेफ्रिजरेंट। टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन, डिफरेंट रेफ्रिजरेशन है, स्किल्स लेबर को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, स्किल टेक्नीशियंस को। इसलिए टेक्नीशियंस का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और जिस पर अभी काम चल रहा है, इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के बीच में भी और सर्विस टेक्नीशियंस के बीच में भी। और फिर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टूल्स एंड इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी टेक्नीशियंस के पास कम है, क्योंकि आगे वाले रेफ्रिजरेंट जो है फ्लेमेबल हैं, उसके लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट उनको बहुत चाहिए। इसके लिए कंट्री में कुछ ना कुछ एक सपोर्टिंग स्कीम की आवश्यकता है। अब सर्विस टेक्नीशियन का ये चैलेंज है, तो सर्विस टेक्नीशियंस इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एमिशंस को मिनिमाइज करने में अपना रोल पूरा करे। एमिशंस को मिनिमाइज करने के लिए 4 एस्पेक्ट हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री को फॉलो करने। गुड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस, एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए तो फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, गुड सर्विस प्रैक्टिस और रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। रिस्पॉन्सिव ऑपरेशन ऑफ सिस्टम के लिए हमें क्लाइंट, जो भी हमारा क्लाइंट होगा, जो भी हमारा कस्टमर होगा, उनको भी हमें अवेयर करना है कि किस तरह से वो एसी का सिस्टम्स का यूज करें ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो। ओके, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन।